तो देखो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। ये हम थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो इसका डिस्कशन सुनो। ये किताबों में तो सब लिखे पढ़ा है, इसको समझाते हैं पहले पूरी चीज़। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के यदि वी एफ, सुनो, वी एफ क्या है? एक फाइनाइट फिर लिखना नहीं है, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यदि वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं? जिस वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होती है ना। यदि मान लो इसका बेसिस है यस, इसमें एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है, तो वी एफ को क्या बोलेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये कहता है कि वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो मान लो एक S1 एलिमेंट लेते हैं, जिसके S1 लेते हैं और जिसमें एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m, और दूसरा लेते हैं S2 और जिसके एलिमेंट हैं बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n, ठीक है। मान लेते हैं कि वी एफ का एक बेसिस S1 है जिसमें एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m, और दूसरा मान लेते हैं S2 है जिसके एलिमेंट हैं बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n। ये दो बेसिस हैं वी एफ के। वी एफ क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं? जिसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होती है? फाइनाइट होती है, ठीक है। अब हमको ये प्रूव करना है कि जब S1 और S2 दोनों वी के बेसिस हैं तो S1 में जितने एलिमेंट होंगे वही S2 में भी होंगे। यदि S1 में 25 एलिमेंट हैं तो S2 में भी 25 एलिमेंट होंगे। ये प्रूव करना है। तो ये देख रहे हो कि S1 में एलिमेंट की संख्या m है और S2 में एलिमेंट की संख्या n है। तो आपको प्रूव करना है m बराबर n, यानी दोनों समान हैं, ये प्रूव करना, ठीक है। तो माने क्या है कि S1 और S2 वी एफ के दो बेसिस हैं। तो जब S1 और S2 वी के बेसिस हैं तो आपको प्रूव करना है कि S1 में एलिमेंट की संख्या बराबर S2 में एलिमेंट की संख्या। तो S1 में एलिमेंट की संख्या बराबर S2 में एलिमेंट की संख्या। तो जब S1 S2 वी का बेसिस है, इसका मतलब है S2 के एलिमेंट क्या होंगे? वी के ही एलिमेंट होंगे कि नहीं? तो जब वी के एलिमेंट होंगे तो जब S1 वी का बेसिस है तो वी का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा और S1 के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। S1 के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, साथ ही वी जनरेट होता होगा S1 से। वी जनरेट होता होगा किससे? S1 से, अर्थात वी का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि जब वी का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वी के ही एलिमेंट S2 में आए हैं। वी के ही एलिमेंट S2 में आए हैं क्योंकि S2 भी बेसिस है। इसका मतलब बीटा 1 भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो जब बीटा 1 S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो बीटा 1 को हम S1 में मिला दें, ठीक है। बीटा 1 को हम क्या मिला दें? S1 में मिला दिए। तो S1 में जब बीटा 1 को मिला दिए तो बीटा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m, तो ये सेट बन गया। इसका नाम हम रख लिए S3, ठीक है। तो एक थ्योरम है कि यदि कोई सेट किसी सेट के सभी वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा वेक्टर मिला देने से वह लीनियर डिपेंडेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? लीनियर डिपेंडेंस बन जाता है, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है, अर्थात यह बीटा हम मिला इसके, क्योंकि S1 बेसिस था वी एफ का, तो इसके पूरे वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट रहे होंगे ना। और जब लीनियर इंडिपेंडेंट रहे होंगे तो इसमें एक एलिमेंट और मिला दिए बीटा 1, तब ना बना S3। तो ये मिला देने से, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला देने से वह वेक्टर क्या, उसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लीनियर डिपेंडेंट। तो इसके वेक्टर क्या हो गए? लीनियर डिपेंडेंट। और जब इसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हैं तो आपको पता है कि किसी भी सेट के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें कोई वेक्टर ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। उसमें कोई अल्फ़ा ऐसा होगा, मान लो अल्फ़ा आई, वे अपने अल्फ़ा आई के पहले वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि वह अल्फा एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा आई है। तो अल्फ़ा आई को हम निकाल दें इसमें से, तो अल्फ़ा आई को जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा, S4। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा आई माइनस 1, और फिर अल्फ़ा आई को निकाल दिए, अल्फ़ा आई प्लस 1, ये होगा अल्फ़ा एम। तो S4 आएगा। तो इसको जब निकाल देंगे तो जो सेट S4 बच आएगा, S4 से भी जनरेट होगा, S4 से भी क्या होगा, जनरेट होगा S4 से, ठीक है। अर्थात भी का हर एक एलिमेंट क्या होगा, S4 से जनरेट होगा। तो S4 से जब जनरेट होगा तो एक और बीटा हम S2 से निकालते हैं, ठीक है। ये बीटा 2 किसका एलिमेंट है, VF का, और S1 किसका बेसिस है, ठीक है। अर्थात इससे जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीटा 2 को और इसमें मिला देते हैं तो एक सेट और बन जाएगा, S5 मान लो। तो यहाँ पे बीटा 2 अब बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आई माइनस 1 अल्फ़ा आई प्लस 1 और अल्फ़ा एम। तो ये क्या होगा, फिर से लीनियर डिपेंडेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस बन जाएगा। तो जब लीनियर डिपेंडेंस बन जाएगा तो इसमें कोई अल्फ़ा एक और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि वह एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा के है। तो अल्फ़ा के को हम इससे हटा देंगे, अल्फ़ा के को इससे हटा देंगे तो जो सेट बचेगा वे भी को जनरेट करेगा। भी को क्या करेगा, जैसे S4 इसको अल्फ़ा आई को हटाए तो अल्फ़ा आई को हटाने से जो सेट बचा S4 उसका नाम रखे तो वे जनरेट कर रहा VF को। इसी प्रकार इसमें दूसरा भी अल्फ़ा होगा जब इसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस हो गए, क्योंकि बीटा 2 को और मिला दिए यहाँ, तो बीटा 2 को और मिला दिए तो ये फिर से लीनियर डिपेंडेंस बन गया। और जब फिर से लीनियर डिपेंडेंस बन गया तो इसमें कोई अल्फ़ा और रहा होगा, अल्फ़ा अवश्य रहा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। मान लेते हुआ अल्फ़ा के है, तो अल्फ़ा के को फिर से हटा देंगे इससे तो क्या मिल जाएगा, S6 मिल जाएगा। और S6 जब मिलेगा तो S6 से जनरेट होगा VF। क्या होगा, S6 से जनरेट होगा VF। तो हम क्या करते हैं कि एक बीटा को निकालते हैं और एक अल्फ़ा, एक बीटा को इसमें S1 में जोड़ते जाते हैं और एक अल्फ़ा को कम करते जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम, हाँ, एक बीटा को निकाल करके S1 में हम जोड़ने का काम करते हैं। और जब जोड़ते हैं तो एक उचित अल्फ़ा हट जाता है, एक उचित अल्फ़ा हट जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ये जब ये काम जारी रखेंगे लगातार, ठीक है, तो अल्फ़ा एलिमेंट का जो कलेक्शन S1 है यह बीटा एलिमेंट के कलेक्शन S2 से पूर्व समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अर्थात इसके अवयव इसके पूर्व समाप्त नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा, अर्थात S1 में एलिमेंट की संख्या अधिक बनी रहेगी S2 में एलिमेंट की संख्या से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यदि S1 में एलिमेंट की संख्या कम हो गई S2 की तुलना में, ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पे S2 का एक प्रॉपर सबसेट, जब S1 में एलिमेंट की संख्या कम हो गई S2 से तो S7 प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, S2 का। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे S2 के वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंस हो जाएंगे। S2 का यदि प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, S2 में एक प्रॉपर सबसेट मिल गया तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे S2 के जो वेक्टर होंगे लीनियर डिपेंडेंस हो जाएंगे। जो इस बात का विरोध है कि S2 VF का बेसिस है, यदि S2 VF का बेसिस है तो उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन यदि इस प्रोसेस में अल्फ़ा एलिमेंट का कलेक्शन S1 बीटा एलिमेंट के कलेक्शन S2 के पूर्व ही समाप्त हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि S2 का एक प्रॉपर सबसेट, S2 का एक प्रॉपर सबसेट है जो V का जनरेटर है, S2 का एक प्रॉपर सबसेट है जो V का जनक है, जनरेटर है। ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर क्या कहलाएंगे, लीनियर डिपेंडेंस हो जाएंगे, जो कि इस बात का विरोध है कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। क्योंकि S2 के वेक्टर, S2 को हम बेसिस माने हैं तो S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोसेस हम अभी आपको बताए, इस प्रोसेस में जिसमें एक अल्फ़ा को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, एक बीटा को जोड़ते हैं, एक बीटा को जोड़ना, एक अल्फ़ा को कम करना, इस प्रोसेस से अंत में यदि ये निष्कर्ष आपके सामने मिलेगा
कि अल्फ़ा एलिमेंट का कलेक्शन S1 बीटा एलिमेंट के कलेक्शन S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे, अर्थात S1 में एलिमेंट की संख्या अधिक बनी रहेगी S2 में एलिमेंट की संख्या से। यदि ऐसा नहीं होता तो S1 S2 का एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा, S2 का एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जो V का जनक होगा, V का जनरेटर होगा, जो कि इस बात का विरोध, ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस बन जाएंगे। और जब S2 के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस बन जाएंगे तो S2 VF का बेसिस नहीं रह जाएगा, S2 V का बेसिस नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि M इज नॉट लेस देन N, M इज नॉट लेस देन N, M में एलिमेंट की संख्या कम नहीं हो सकती। ये अल्फ़ा एलिमेंट का जो कलेक्शन है, अल्फ़ा एलिमेंट के में जो इसमें एलिमेंट की जो संख्या है वे कम नहीं हो सकती इस में एलिमेंट की संख्या से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कम नहीं हो सकती तो दो स्थिति हो सकती है, या तो M N के बराबर होगा या कि M बड़ा होगा N से। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक रिजल्ट ये मिलेगा कि M इज ग्रेटर देन आर इक्वल N, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार यदि हम S1 और S2 के रोल को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, S1 और S2 के रोल को इंटरचेंज कर दें तो आपको एक रिजल्ट और मिल जाएगा, N इज लेस देन आर, N इज ग्रेटर देन आर इक्वल N। इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो रियल नंबर में आप पढ़े हो यदि A इज ग्रेटर देन आर इक्वल B और B इज ग्रेटर देन आर इक्वल A तो A बराबर B होता है। A बराबर क्या होता है? B। तो जब M इज ग्रेटर देन आर इक्वल N और N इज ग्रेटर देन आर इक्वल N, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? M बराबर N। M क्या है? S1 में एलिमेंट की संख्या, N क्या है? S2 में एलिमेंट की संख्या। तो दोनों एलिमेंट की संख्या बराबर हो गई। तो S1 S2 VF का बेसिस तो माने थे, तो ये पता चला कि S1 में जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट S2 में भी हैं। तो वही हम कहना चाहते थे, थ्योरम ये प्रूव करना चाहते थे कि यदि VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है, यदि VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? समान होगी। यदि VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होगी। एक बार फिर सुनो, VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेंगे और S1 और S2 VF के दो बेसिस लेते हैं। S1 में एलिमेंट की संख्या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा M है और S2 में एलिमेंट की संख्या बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा N है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि S1 में एलिमेंट की संख्या बराबर S2 में एलिमेंट की संख्या। तो S1 में एलिमेंट की संख्या M है, S2 में एलिमेंट की संख्या N है। तो हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान है। इसके लिए दिखाना पड़ेगा M बराबर N। क्या दिखाना पड़ेगा? M बराबर N। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब S1 VF का बेसिस है, ठीक है, तो जब बेसिस है तो V का S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो जब V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो S2 में जो एलिमेंट है वे V के ही एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं? V के। तो बीटा 1 भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो जब बीटा 1 भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो यदि बीटा 1 को इसमें मिला दें, बीटा 1 को इसमें मिला दें तो यहाँ पे एक सेट बन जाएगा S3। क्या सेट बन जाएगा? S3। ये S3 क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई सेट लीनियर इंडिपेंडेंस है और उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दिए तो लीनियर डिपेंडेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे बीटा 1 मिला दिए, ये लीनियर डिपेंडेंट बन गया। और जब ये लीनियर डिपेंडेंट बन गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें कोई ना कोई अल्फ़ा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। मान लेते हैं वह एलिमेंट क्या है? अल्फ़ा आई है। वह एलिमेंट क्या है? अल्फ़ा आई है, जो अल्फ़ा आई के पहले वाले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उस अल्फ़ा आई को हम क्या कर दें? हटा दें। उस अल्फ़ा आई को हटा दें। तो अल्फ़ा आई को हटाने से एक सेट क्या बन गया? S4। तो S4 जो बना तो इससे V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे। फिर S4 से V के सभी एलिमेंट क्या होंगे? जनरेट होंगे। ठीक है। अब यदि हम एक और बीटा 2 को निकालते हैं S2 से और इसको कहाँ जोड़ देते हैं? S4 में। तो S4 में जोड़ने से एक S5 बन गया। तो S5 जब बन जाएगा
तो ये क्या होगा, इसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस होंगे। क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। तो इसमें कोई अल्फा ऐसा अवश्य होगा कि जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। ठीक है, मान लेते हैं वह अल्फा के है। ठीक है, तो अल्फा के को हटा देंगे इससे, अल्फा के को इससे हटा देंगे तो एक सेट और बनेगा, उसका नाम S6 रख लिए। अब S6 से VF जनरेट होगा। VF किससे जनरेट होगा, लीनियर स्पान ऑफ S6 से। ठीक है, अब इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, जिसमें एक क्या करते हैं, एक अल्फा को कम करते हैं, एक बीटा को जोड़ते हैं। एक बीटा को जोड़ने का प्रोसेस और एक अल्फा, उचित अल्फा को कम करने का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अंत में यही काम जारी रखेंगे तो अंत में क्या होगा कि अल्फा एलिमेंट का कलेक्शन S1, इस बात को लास्ट में समझना, अल्फा एलिमेंट का कलेक्शन S1 बीटा एलिमेंट के कलेक्शन S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे। अदरवाइज S2 का एक प्रॉपर सबसेट, S2 का एक प्रॉपर सबसेट V का जनरेटर बन जाएगा। किसका, V का जनरेटर बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में S2 के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस हो जाएंगे, जो कि इस बात का विरोध है कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि S2 बेसिस है, इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि एलिमेंट अल्फा का कलेक्शन S1 एलिमेंट बीटा का कलेक्शन S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे, अन्यथा अदरवाइज S2 का एक प्रॉपर सबसेट V का जनरेटर बन जाएगा, जो कि जिससे S2 लीनियर डिपेंडेंस बन जाएगा, जो कि इस बात का विरोध है कि S2 के जो वेक्टर हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। S2 के वेक्टर क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अतः क्या होगा, ये बात सही है कि अल्फा एलिमेंट का जो कलेक्शन है वह बीटा एलिमेंट के कलेक्शन S2 से पूर्व समाप्त नहीं होंगे, अर्थात m इज नॉट लेस देन n। इसमें एलिमेंट की संख्या m है तो समाप्त नहीं होंगे, इसका मतलब इसमें अधिक एलिमेंट रहेंगे और इसमें कम, अर्थात इसमें कम एलिमेंट नहीं हो सकते। वही लिखा गया m नॉट लेस देन n। तो जब m लेस देन नहीं होगा n से तो होगा क्या, या तो m बड़ा होगा n से या कि m बराबर होगा n से। तो दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखते हैं, m इज ग्रेटर देन आर इक्वल n। यदि हम S1 और S2 के रोल को इंटरचेंज कर दें, अभी हम क्या करते थे, इसका कोई एलिमेंट लेते थे β1 और वे V का एलिमेंट है तो S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो हम इसका भी एलिमेंट तो ले सकते हैं, α1 एलिमेंट ले लिए V का, तो ये क्या होगा, S2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो जब इसके S1 और S2 के रोल को हम इंटरचेंज करेंगे तो एक रिजल्ट और आपको यहाँ मिल जाएगा, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, m बराबर n। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसी को लिख देते हैं जो पूरी चीज़ बोल गए हैं। ठीक है, तो लिखो इसका स्टेटमेंट, इफ थ्योरम, इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन any two basis of V have the same number of element, same number of element, same number of element, same number of element से। ठीक है, तो प्रूफ let VF
be a finite dimensional vector space, dimensional vector space, vector space, finite dimensional vector space, and let S1 is equal to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha m, S2 is equal to beta 1 beta 2 dash dash beta n be 2 basis of V, be 2 basis of V, ठीक है। then we have to prove that, क्या प्रूव करना है, m इज इक्वल टू n, since S1 is basis of V, therefore each element of V can be written as a linear combination of element of S1, so beta 1 is also can be written as linear combination of element of S1, therefore the set S3 is equal to beta 1 alpha 1 alpha 2 dash dash alpha m, एक एलिमेंट जब मिला दिए तो क्या होगा, obtained by adjoining beta 1 to S1, is linearly dependent, there exists a member, ऐसी कंडीशन में एक मेंबर अल्फा आई ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए मेंबर अल्फा आई ऑफ दिस सेट S3 such that alpha I is a linear combination of the linear combination of the preceding vector beta 1 alpha 1 alpha 2
डैश डैश अल्फ़ा आई माइनस वन, अल्फ़ा आई माइनस वन। इस अल्फ़ा आई को क्या करें, हटा दें ना, इस अल्फ़ा आई को क्या कर दें, हटा दें, तो क्या होगा, v का जनरेटर बन जाएगा। तो इफ़ है v ओमिट, ओमिट माने हटाना, ओमिट द वेक्टर अल्फ़ा आई फ्रॉम इट, then v is generated by remaining set, then v is generated by remaining set, that is, इसको हटा देने के बाद जो सेट बचा उसको हम S4 रखते हैं। तो क्या लिखते हैं, बीटा वन अल्फ़ा टू डैश डैश अल्फ़ा आई माइनस वन, अल्फ़ा आई प्लस वन, और फिर अल्फ़ा एम, ऐसे ना। और भी एफ जनरेट होगा किससे, लीनियर स्पान ऑफ S4 से, भी जनरेट होगा, ठीक है, लीनियर स्पान ऑफ S4 से। एंड बीटा टू बिलोंग इन V, therefore beta 2 can be expressed as a linear combination of the vectors of the vector belong the set S5 is equal to बीटा 2 बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आई माइनस 1 अल्फ़ा आई प्लस 1 अल्फ़ा एम। बिलोंग टू S4 लिखोगे, S4। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली S4 is linearly dependent, ठीक है। क्या बोले कि अल्फ़ा आई को निकाल देने से जो सेट बचा S4 है और S4 से भी जनरेट होगा। अब बीटा 2 लेते हैं कि एलिमेंट, वह बीटा 2 बिलोंग इन V है, किसका एलिमेंट, ये बीटा 2 है, वैसे S2 का एलिमेंट है, लेकिन S2 का एलिमेंट है तो V का भी एलिमेंट ना होगा, तभी बीटा 2 बिलोंग इन V, देन बीटा 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेक्टर्स बिलोंग्स टू S4, S4 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो बीटा 2 को जोड़ दिए S4 में, तो इसके वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और उसमें कोई वेक्टर और जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। तो यहाँ बीटा 2 और जोड़ दिए, पहले तो अल्फ़ा आई था, अल्फ़ा आई की वजह से लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर था, तो अल्फ़ा आई को जब निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो और हम बीटा 2 निकाल करके S2 से जोड़ दिए इसी में, तो फिर से वेक्टर क्या था, लीनियर इंडिपेंडेंट तो बनाए थे किसी तरह से, तो क्या बन गया, फिर से लीनियर डिपेंडेंट बन गया। इसका मतलब फिर से कोई अल्फ़ा आ गया होगा इसमें जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, अर्थात तो वह एलिमेंट आश्रित एलिमेंट है, उसके सभी वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो वो अल्फ़ा मान लेते हैं, वह एलिमेंट अब क्या है, अल्फ़ा आई तो माने थे, अब मान लो इसमें अल्फ़ा के भी एलिमेंट होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। तो S5 लिखने के बाद यहाँ तक लिखे, नाउ वी कंटिन्यू टू प्रोसेस इन दिस मैनर, लिखो आगे,
Now we continue to process in this manner. Each step consists in the inclusion of one beta. एक बीटा को जोड़ना और एक उचित अल्फा को कम करना, है ना। इंक्लूजन ऑफ वन बीटा एंड वन अल्फा एंड क्या लिखोगे, एंड द एक्सक्लूजन of at least one अल्फा। एक उचित अल्फा को कम करते हैं, एक बीटा को जोड़ते हैं। एक उचित अल्फा को क्या करते हैं, कम करते हैं, एक बीटा को जोड़ते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्टिंग सेट generates V obviously the set S1 of अल्फाज, अल्फा एलिमेंट का है ना, अल्फाज कैन नॉट बी exhausted before the set S2 किसका एलिमेंट है, ऑफ बीटाज। अदरवाइज VF BA linear span of a proper subset of S2 and S2 क्या हो जाएगा, S2 will become, ऐसी कंडीशन में S2 हो जाएगा लीनियर डिपेंडेंस, will become linearly dependent, ठीक है। which is contradiction for element of S2 is linearly independent, जो कि इस बात का विरोध है कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। हेंस m is not less than n, hence
m इज नॉट लेस देन n इम्प्लाइज m या तो बड़ा होगा n से या कि बराबर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। m छोटा नहीं हो सकता n से, तो होगा क्या, या तो m बड़ा होगा या कि m n के बराबर होगा। ठीक है। सिमिलरली इफ वी इंटरचेंज the role of S1 and S2, the role of S1 and S2, we get n is greater than or equal m। इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट m इज इक्वल टू n। यही हमें प्रूफ भी करना था कि किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। तो S1 में एलिमेंट की संख्या m थी और S2 में एलिमेंट की संख्या n थी, तो दोनों समान हो गई। इसका मतलब किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। ठीक है। हेंस नंबर ऑफ एनी टू बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, hence number of any two bases of finite dimensional vector space are equal, hence number of any two bases of finite dimensional vector space are equal। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, hence proved। ठीक है। तो ये है, ये बहुत तीन थ्योरम इस टाइप के हैं। एक है अस्तित्व प्रमेय, एक विस्तार प्रमेय, एक ये। ठीक है। एक डायमेंशन वाली थ्योरम, हाँ डायमेंशन वाली, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2।